अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज अबाउट डायनामिक्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करना है और चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। जो प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था उसके अंदर हमने काइनेमैटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में एक्चुअल फर्क है क्या, हमने बात की थी। जैसे जो काइनेमैटिक्स है या डायनामिक्स है, ये दोनों जो ब्रांचेज हैं ये दोनों मैकेनिक्स की ही ब्रांच हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क ये है जो हमारे पास काइनेमैटिक्स होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके मूव होने के जो टाइप्स हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। वो लीनियर है, रैंडम है, सर्कुलर है, किस वजह से है, ये किस तरह की है। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है डायनामिक्स, इसके अंदर एक तो हम कोई भी बॉडी है उसकी मोशन के बारे में देखेंगे, प्लस हम ये भी देखते हैं कि उसके मूव करने से किस तरह के काजेज और इफेक्ट्स पैदा होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं डायनामिक्स, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। डायनामिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड काजेज ऑफ इट्स मोशन। तो डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में देखते हैं, फिर इसके काजेज भी देखते हैं और इसके इफेक्ट्स भी देखते हैं। हमें पता है कि कोई भी बॉडी है तो खुद ब खुद रोटेशन के अंदर नहीं आती, किसी ना किसी फोर्स के जेर असर वो मोशन में आती है, ठीक है। या फिर अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके मूव करने से भी कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी क्रिएट हो रहा होगा। तो इसके अंदर हमने जो बॉडी है उसकी मोशन के बारे में भी पढ़ना है और प्लस हमने उसके काजेस और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को देखते हैं। फोर्स है क्या? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि किसी बॉडी को या तो मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। फोर्स हमारे पास क्या है? एक ऐसी आप कह लेंगे फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या फिर किसी भी बॉडी को स्टॉप्स करती है या फिर उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है, या तो जिस्म की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? फोर्स। इसके बाद एक और चीज बताई हुई है, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स लगाकर हम जो बॉडी की डायरेक्शन है मोशन की उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बॉल है, अब वो अगर रोटेट कर रही है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वो राइट साइड पे रोटेट करती हुई जा रही है। अब मैंने अगर यहाँ पर जब वो पहुंचती है, अब इस तरफ से मैंने एक फोर्स लगा दी, तो अब फोर्स से क्या होगा? उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन थी पहले क्या थी? लेफ्ट टू राइट साइड थी। अब जब मैंने फोर्स उस पर लगाई तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्स हो जाएगी, अब वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी की जो रोटेशन है, जो मोशन है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें बताई हुई हैं कि अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो फोर्स लगाकर या तो हम इसे हरकत में ले आएंगे या फिर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर बॉडी पहले से ही मोशन के अंदर है, ठीक है, तो हम फोर्स लगाकर इसे स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर स्टॉप करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ फोर्स के हमें ये तो पता है कि जो फोर्स है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी की भी टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह की हो सकती है, कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज भी होते हैं। जो फोर्स है वो किस तरह की है? तो फोर्स क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का एलिमेंट आ जाता है। फोर्स लगाने से आप किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्शन का पता होना लाजमी है। फोर्स लगाने से उसकी डायरेक्शन पहले अगर लेफ्ट साइड पे थी तो राइट साइड पे हो जाएगी, या जिस तरह की भी डायरेक्शन उसकी हम चेंज करते हैं, इस डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स हमारे पास होती है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है नोटेशन। अब जो फोर्स है हम उसे किस तरीके से, किस सिंबल से शो करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। जो फोर्स होती है उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है हम उसे कैपिटल एफ से लिखकर शो करते हैं। नेक्स्ट है एस आई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। जो हमारे पास फोर्स है इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो न्यूटन है वो किस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आता है, ये मैं अभी आपको प्रूव करवाऊंगा यहाँ पर। इससे पहले देख लेते हैं
कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। अगर आपने फोर्स, जैसे हमने बात की है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि इसको मेजर किया जा सकता है। तो इसको अगर मेजर करना है तो किस फोर्स के, तो किस फार्मूले के तहत हम इसको मालूम कर सकते हैं। इसका फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, या फिर ये तो है हमारे पास अगर लीनियर एक्सेलरेशन हो। अगर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन ना हो, हमें वेट दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे मालूम कर सकते हैं। फोर्स हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो वेट के इक्वल होता है, और इसी तरीके से वेट की अगर बात की जाए इक्वल होता है mg के। तो इस तरीके से भी हम जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से जो न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी हमने डिस्कस किया है जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू ma। जो हमारे पास फोर्स होती है किसके बराबर होती है, ma के इक्वल होती है। अब अगर इनके यूनिट्स में लिखता हूं, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और अगर एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा जाए तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारे पास फोर्स होती है उसका यूनिट क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। तो ये एमसीक्यूज में आता होता है, आपने इसे याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब इनर्शिया जो है किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अपने अंदर आने वाले चेंज के खिलाफ क्या करती है, रेजिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट की हालत में ही रहे। अगर आप उसे मोशन में लाना चाहते हैं तो वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी है जो कि ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है, जो कि ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है, अगर आप उसे स्टॉप करवाना चाहते हैं तो वो उसके अगेंस्ट भी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो मतलब किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने अंदर आने वाले चेंज के खिलाफ क्या करे, रेजिस्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। तो आप इनर्शिया के बारे में अगर बात की जाए, सबसे पहले गैलीलियो वाज द साइंटिस्ट जिसने ये बताया कि हमारे पास जो लाइट बॉडीज होती हैं, कोई बॉडी है जिसे मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल m1 है, इसे मूव करवाना हमारे लिए आसान होगा। और अगर हमारे पास एक हैवी बॉडी है जिसे मैं कैपिटल M से शो कर देता हूँ, इसे मूव करवाना क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जो हमारे पास स्मॉल m है या स्मॉल मास है, उसको मूव करवाने के लिए हमें थोड़ी फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हैवी मास है उसे मूव करवाने के लिए ज्यादा मास, ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने ये नतीजा निकाला कि जो बॉडीज होती हैं वो अपने अंदर आने वाले चेंज के खिलाफ क्या करती हैं, मुजाहमत पैदा करती हैं, ठीक है। उनकी ये कोशिश होती है कि अगर वो रेस्ट की हालत में ही है तो रेस्ट की हालत में ही रहें, अगर वो स्टैटिक फॉर्म में है, मूव नहीं कर रहे, तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो रेस्ट या स्टैटिक फॉर्म में ही रहें। तो इस तरीके से यहाँ पे तो इसी तरीके से उसने इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया इनर्शिया, कि जो बॉडी है उसके अंदर अगर इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। तो हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास। यहाँ पर एक चीज अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है, जो इनर्शिया है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। अब वो किस तरीके से डिपेंड करता है, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। जितना मास ज्यादा होता जाएगा उतना ही इनर्शिया बॉडी के अंदर ज्यादा होता जाएगा। वो कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, हमारे पास एक स्मॉल m है और एक हमारे पास कैपिटल M है, ये हमारे पास लाइट मास और ये हमारे पास हैवी मास है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो मास है इसे अगर मैंने मूव करवाना है तो ये इजीली मूव हो जाएगा। मतलब इसकी जो रेजिस्ट करने की सलाहियत है, जो इसका इनर्शिया है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका मास भी कम है। तो इसी वजह से इसका इनर्शिया भी क्या होगा, मुजाहमत जो इसकी होगी, जो रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। इसके बरस एक मेरे पास अगर कैपिटल M है या फिर मेरे पास एक हैवी मास है, अब अगर वो रेस्ट की हालत में है तो इसको मूव करवाने के लिए, इसकी जो स्टैटिक फॉर्म है या रेस्ट की फॉर्म है उसे चेंज करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। इसी तरीके से अगर ये ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, जो इसका इनर्शिया है उसको अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी।
या फिर हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इसका मास ज़्यादा था इसी वजह से इसका रेजिस्ट करने की सलाहियत है, इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से इनर्शिया होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब क्वेश्चन आता है कि जो इनर्शिया है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो वहाँ पर लिख देते हैं वेट पर डिपेंड करता है। तो ये गलत आंसर होगा। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो इनर्शिया है वो सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। और जो इनर्शिया है और जो मास है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना ही इनर्शिया बॉडी का कम होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो इनर्शिया है क्या इसका कोई यूनिट होता है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यूनिट हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ का लेते हैं जो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब जो इनर्शिया है ये सिर्फ प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, तो जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते होते हैं उनका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इस वजह से जो हमारे पास इनर्शिया है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। अब किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। या फिर अगर सिंपल अल्फाज में हम लिखना चाहें तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगर मास को हम मल्टीप्लाई कर दें वेलोसिटी से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो मोमेंटम है उसका सिंबल क्या होता है, कि इसको हम किस तरीके से शो करते होते हैं। जो मोमेंटम होता है इसे हम पी से शो करते हैं, कैपिटल पी से। और अगर इसके फार्मूले की बात की जाए, चूंकि एक ये फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर किया जा सकता है तो लिहाजा इसका फार्मूला भी होगा। इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास को वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी नेचर के बारे में, नेचर ऑफ अ मोमेंटम, कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम यहाँ पर इसके फार्मूले पर गौर करें, मास जो हमारे पास है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेलोसिटी की भी बात करें कि वेलोसिटी कैसे वेक्टर होती है, तो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी कैसे होती है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी वेक्टर बन जाती है। और अब यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी, जब भी हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से मल्टीप्लाई हो, एक स्केलर क्वांटिटी हो और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके नतीजे में जो क्वांटिटी बनती है वो भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस वजह से जो मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए, जो मोमेंटम है इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड भी है या फिर हम इसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो इसका एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2019 के अंदर ये बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। फर्स्ट टाइम के पेपर में भी आया था और सेकंड टाइम के पेपर में भी आया था। तो ये दोनों में से कोई सा भी यूनिट आपसे वो पूछ सकता है। तो अब ये किस तरीके से न्यूटन सेकंड के इक्वल है और किस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल है, अगर हम जस्ट सिंपल फार्मूला देखते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। मास का क्या होता है? मास का यूनिट होता है किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से जो हमारे पास मोमेंटम है इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन सेकंड के इक्वल ये किस तरीके से आता है, आप इसी चैप्टर के अंदर आगे जाकर एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है। फोर्स और मोमेंटम अगर हम रिलेशन निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पर जस्ट उसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है, जो हमारे पास फोर्स होती है वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम है उसका यूनिट क्या है, अगर हमने निकालना है पी एफ माइनस पी आई, यहाँ पर टी जो है वो आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इस तरीके से जो हमारे पास मोमेंटम है उसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है। तो आपने इन यूनिट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट अब इन्हीं टॉपिक्स को हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं डायनामिक्स की। मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी जिस्म की मोशन के साथ
इसकी वजूहात का भी मुताला करते हैं, क्या कहलाती है, डायनामिक्स। मतलब हमने किसी जिस्म की मोशन के बारे में भी देखना है कि जो मोशन है बॉडी की वो किस टाइप की है, प्लस हमने ये देखना है कि उसके मोशन की वजूहात क्या है, ठीक है, वो किस वजह से मोशन में आई है बॉडी, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स किसी जिस्म की को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है लाती है या लाने की कोशिश करती है, इसका ये मतलब है, मतलब फोर्स लगाकर ये जरूरी नहीं है कि आप बॉडी को रोक भी सकें, आप बॉडी को रोक भी सकते हैं या रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फोर्स लगाने से जरूरी नहीं है कि किसी जिस्म को हरकत में ले आए, आप उसे जस्ट हरकत में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम मिसाल ले लें कि अगर हमारे पास एक बॉल है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं तो मैं इसे हरकत में ला सकता हूं। इसके बरक्स अगर मैं एक दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं तो क्या दीवार हरकत में आएगी, नहीं, ठीक है। तो फोर्स लगाने से हम किसी भी बॉडी को जस्ट हरकत में लाते हैं या फिर उसे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसकी हरकत को रोकते हैं या फिर रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए नौयत की, कि जो फोर्स है इसकी नौयत किस तरह की है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, स्केलर मिकदार है या वेक्टर मिकदार है। तो जो हमारे पास फोर्स होती है वो एक क्या मिकदार होती है, वेक्टर मिकदार होती है, क्योंकि इसके अंदर हम इसकी सिमत की भी बात कर रहे होते हैं, डायरेक्शन की भी बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके सिंबल की बात की जाए तो फोर्स को F से शो किया जाता है, इसका फार्मूला है F = ma। इसी तरीके से एक और फार्मूला भी है F = W = mg, ठीक है। अगर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है और मास है तो वहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें वेट गिवन है, ठीक है, वजन दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं जो फोर्स है वो वजन के बराबर होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो फोर्स है वो मास और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनका प्रोडक्ट भी होती है या उनका हासिल ज़रब भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट। जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर फी सेकंड। तो इसका यूनिट कैसे आया है, जैसे मैंने अभी बताया था, फोर्स हमारे पास है F = W = mg और F = ma। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, मास हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स जो है हमारी इक्वल आ जाएगी किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर या फी सेकंड। और एक और चीज मैंने बताई है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो वजन के भी इक्वल होती है। तो वजन हमारा क्या होता है, न्यूटन के अंदर होता है, इसी वजह से जो फोर्स है उसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं। जो गलीलियो है उसने एक चीज का मुशाहिदा किया कि हमारे पास अगर एक कोई हल्का जिस्म है और एक हमारे पास भारी जिस्म है, जो हल्का जिस्म है वो आसानी से हरकत में लाया जा सकता है या उसकी हरकत को आसानी से रोका जा सकता है, और इसके बरस एक हमारे पास एक जो भारी जिस्म है उसे हरकत में लाने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, मतलब उसे हरकत में लाना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर पहले से ही अगर वो हरकत में है तो उसकी हरकत की जो हालत है उसको रोकना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। इसके बाद न्यूटन ने एक नतीजा अखज़ किया कि जो हमारे पास कोई भी जिस्म होता है वो अपने अंदर आने वाली चेंज के खिलाफ क्या करता है, मुज़ाहमत पैदा करता है। मतलब अगर जिस्म पहले से ही रेस्ट की हालत में है तो अपनी रेस्ट की हालत में आने वाली तब्दीली के खिलाफ वो क्या करेगा, मुज़ाहमत करेगा। उसकी ये कोशिश होगी वो रेस्ट की हालत को ही रिटेन करे, उसी हालत में रहे। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी हरकत की हालत में है तो उसकी ये कोशिश होगी कि वो हरकत की हालत में ही रहे। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ क्या करेगी, मुज़ाहमत पैदा करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, ये जो इसकी सलाहियत है जिसके वजह से वो अपने अंदर आने वाली तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करती है, उसे उसने नाम दिया इनर्शिया का। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो इनर्शिया है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार किस चीज़ पर होता है। तो जो इनर्शिया है उसका इन्हिसार सिर्फ मास पर होता है। अब इसका इन्हिसार मास पर कैसे होता है, जितना किसी जिस्म का मास ज्यादा होगा उतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा, और इसी तरीके से अगर किसी जिस्म का मास कम होगा तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। मतलब जो हमारे पास एक जिस्म है उसका अगर मास कम है, ठीक है, तो अगर हम उसे हरकत में लाना चाहते हैं तो हम आसानी से हरकत में ला सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि उसका अपने अंदर आने वाली तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करना कम है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम है, तो उसे हम आसानी से हरकत में ला सकते हैं। तो जो हल्का जिस्म है उसके अंदर जो इनर्शिया है वो भी कम है। इसके बरस एक ऐसा जिस्म है जिसका वज़न ज़्यादा है या उसका मास ज़्यादा है, तो अब उसे अगर हमने हरकत में लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, उसके अंदर जो इनर्शिया है वो क्या है, ज़्यादा है। अपने
अब इसके बाद एक और सवाल यहाँ पर आता है, जो इनर्शिया है क्या इसका कोई यूनिट होता है? नहीं, इनर्शिया जो है ये किसी जिस्म की एक खासियत है और ख़ासियत का कोई भी यूनिट नहीं होता, प्रॉपर्टीज़ का कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए जो इनर्शिया है इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो इनर्शिया है वो सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, वज़न पर डिपेंड नहीं करता, इसका वज़न के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? किसी जिस्म की मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम। या फिर आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, मास और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। इसका सिंबल क्या होता है? मोमेंटम को हम कैपिटल पी से शो करते होते हैं। फार्मूले की बात की जाए, जो मोमेंटम है उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू एम डॉट वी, मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, हासिल ज़रब होता है, वो मोमेंटम कहलाता है। अब मिकदार की नोयत की बात की जाए, ये स्केलर होगी या वेक्टर, तो जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर मिकदार होती है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, मास हमारे पास एक स्केलर मिकदार है, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर मिकदार है। तो इस वेलोसिटी की वजह से जो मोमेंटम है वो भी क्या बन जाएगी? वेक्टर मिकदार बन जाएगी। और इसकी जो डायरेक्शन है, सिमत है, इसकी सिमत भी वही होगी जो वेलोसिटी की सिमत होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए यूनिट की, मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर फी सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, अगर तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ किलोग्राम मीटर फी सेकेंड तो आपने इसी को टिक करना होगा। अगर आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन सेकेंड और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक होगा, न्यूटन सेकेंड भी ठीक होगा। इनकेस अगर दोनों ही दिए हुए हैं तो आपने बोथ वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।